नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 16th सेंचुरी इन यूरोप। यानी ये जो टॉपिक है, आप अनुमान लगा रहे होंगे कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास जो है, ये टॉपिक किससे लिया गया है। ये इतिहास का टॉपिक तो है, लेकिन किस हिस्ट्री ऑनर्स का है, किस सिलेबस में इंक्लूड है। तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास ये टॉपिक जो है लिया गया है हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 2 राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 15 to 18 सेंचुरी, यानी कि LNMU यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 2 से लिया गया है। ओके, तो LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, तो पार्ट 1 के पेपर 2, जिसमें पेपर 2 में जो पढ़ना है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट यानी आधुनिक पश्चिम का उदय 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का इतिहास जो पढ़ना है, उसमें से एक टॉपिक है यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास। ओके, तो चलिए, और इसके बाद जो एक मैं लेक्चर वीडियो जो लेकर आऊँगी वो होगा 18वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विकास। तो अभी हम पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विकास। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 16वीं शताब्दी एक और, अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, इसके पहले मेरे एक मन में मेरा एक बात आई, एक विचार आया कि ये एक टर्म जो है 16वीं शताब्दी आप कैसे लिखेंगे। तो 16वीं शताब्दी जो, जैसे कि शताब्दी जो होता है सेंचुरी, वो होता है 100 ईयर, 100 वर्ष का। तो 16वीं जब बोला तो जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है 2022, और शताब्दी कौन सा है 21वीं, यानी 2022 लिखा जा रहा है और ये चल रहा है 20 में, यानी 2022। तो 2022 जब लिखा जा रहा है तो बोला क्या जा रहा है 21वीं शताब्दी, यानी हम 20 से 2000 से, यानी 2000 से जब हम 2001 2 3 इस तरह से 99 तक 100 तक हम इसको 21वीं शताब्दी में काउंट करेंगे। ओके, तो उसी तरह 16वीं शताब्दी जो लिखा जा रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1501 से स्टार्ट होगा। 1501 से स्टार्ट होता है तो 16वीं में इंटर कर गया, तो 1501 से लेकर 99 तक, यानी 1600 भी कह सकते हैं। तो 1500 से लेकर 99 तक हम 16वीं शताब्दी कहेंगे। अगर 16वीं शताब्दी के मध्य में कहें तो इसको कहेंगे 1550 तक। तो ये 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया या मध्य हो गया, या पूर्वार्ध मतलब 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में लिखेंगे 1551 के बाद से 99 तक का। ये 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया, यानी 1501 से स्टार्ट करेंगे तो 16वीं शताब्दी में हम इंटर कर गए। तो उस तरह से यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास, यानी 1501 2 3 या 17 1520 50 में किस तरह की स्थिति थी यूरोप में, हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। रोमन साम्राज्य जो था एक प्राचीन साम्राज्य था। ओके, रोमन साम्राज्य क्या था, एक प्राचीन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यानी प्राचीन साम्राज्य एक प्राचीन साम्राज्य का जब अंत होता है तो एक मध्य युग स्टार्ट होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि मध्य युग में क्या स्थिति रही है। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ, कृषि तो था ही, व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था भी परिवर्तित होने लगा। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था के जिन क्षेत्रों में परिवर्तन और विकास हुआ उसकी चर्चा हम
करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है 16वीं शताब्दी में, जैसे हमारा टॉपिक ही है 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास। अब देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, क्या कुछ हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। 16वीं सदी में जब हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं, 16वीं सदी में यूरोप का समाज कृषि प्रधान था। भूमि के स्वामित्व से सामाजिक प्रतिष्ठा का यह मूल्यांकन होता, यानी कि जिसके पास जितनी भूमि अधिक होती थी उनसे उस भूमि से समाज में उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा का मूल्यांकन किया जाता था। अब वहाँ इसी आधार पर यूरोप के ग्रामीण जनपदों में समरूपता थी। कोई जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड की यात्रा करते थे। तो यही पता कि यहाँ का कृषि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। तो यानी कि संपूर्ण यूरोप के ग्रामीण जनपदों में समरूपता थी, और वहाँ के समाज यानी यूरोप के ग्रामीण जनपद यानी जो ग्राम था, गांव था, तो वहाँ का समाज कृषि समाज यानी जो वर्ग कृषि करता था वो 2 वर्गों में बटा था। एक वर्ग था कुलीन और दूसरा था किसान। क्या था? एक कुलीन और किसान में विभाजित थे। कुलीनों के पास काफ़ी ज़मीन होती थी। जैसे कुलीन जो हुआ वो सामंत भी कहलाते थे, यानी अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग, उनके पास भी ज़मीनें होती थी किसान के पास। तो कुलीन जो होते थे सामंत कहे जाते थे, वह स्वयं खेती नहीं करते थे और वो खेती करवाते थे, यानी कि उनकी ज़मीनों पर किसान मजदूर खेती करते थे। अब हर कुलीन के, हर सामंत के एक जागीर होती थी, जिसको इंग्लैंड में क्या कहते थे? मेनर कहते थे। जागीर होती थी उसको क्या कहते थे? मेनर कहते थे। उस जागीर में उसका महल और किसानों की झोपड़ियाँ होती थी। उसके अस्तबल में घोड़े होते थे, नौकर उनकी सेवा में हाजिर हो रहते थे। यानी कि एक सामंत जो थे, सामंत का एक महल की तरह। सामंतों को क्या कहा गया मध्यकाल में? रोमन साम्राज्य रोम में या यूरोप में मध्यकाल में सामंती वर्ग का सिलसिला था जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। तो सामंत वर्ग जो था उस समय ये था कि राजा के अंदर एक राजा की तरह व्यवहार करने वाले, उसकी तरह शानो शौकत और सेना के साथ रहने वाले एक अभिजात कुलीन वर्ग था। तो उनके भी जागीर में उनका महल होता था, किसानों की झोपड़ियाँ होती थी उनकी सेवा करने के लिए, किसान उनके ज़मीनों पर खेती करने के लिए किसान भी उसके अंदर रहते थे। अस्तबल में घोड़े होते थे और नौकर उनकी सेवा करते थे। 16वीं सदी में सामंतवाद का पतन शुरू हुआ। जैसे कि हमने कहा कि प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, लेकिन 16वीं सदी में सामंतवाद का पतन शुरू हो गया। राष्ट्रीय राज्यों में राजा अपनी प्रजा का रक्षक बन गया। वह अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने लगा। कुलीनों को निरस्त कर दिया गया। यानी राजा जो था, राष्ट्रीय राज्यों का जब उदय हुआ, यानी कि प्रजातंत्र की स्थिति उत्पन्न हुई, राजतंत्र समाप्त होने लगा। लोगों में राष्ट्र की भावना यानी एक देश के लिए मर मिटने, उनकी सेवा करने की भावना जब जागृत हुई, तो वहाँ का राजा जो होता था वो अपनी प्रजा के लिए प्रजा का रक्षक होता था और राज्य में शांति बनाए रखने की चेष्टा करता था। और ऐसी स्थिति में कुलीनों को निरस्त कर दिया गया और उनके राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया गया। अब सामंत समाज के जरूरी अंग नहीं रह गए, वे मात्र राज दरबार में एक श्रृंगार के रूप में रह गए थे। तो ये थी सामंतों की व्यवस्था। अब हम देखते हैं मध्यकाल में कृषि की क्या व्यवस्था थी। जैसे कि हमने कहा कृषि की ही टॉपिक, जैसे 16वीं शताब्दी में जो आर्थिक क्षेत्र में जो विकास हुआ उनमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बैंक, ये सब क्षेत्रों में विकास हुआ। तो सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं। तो कृषि में जैसे बताया हमने कि
दो वर्ग थे कृषि करने वाले, एक जिनकी ज़मीनें होती थी और खेती नहीं करते थे, और एक जो किसान वर्ग जो उनकी ज़मीनें पर खेती करते थे। तो मध्यकाल के आरंभिक समय में संपूर्ण यूरोप में किसान कृषि दास के रूप में थे। कृषि दास यानी एक किसान के दास के रूप में थे। पश्चिमी यूरोप में विभिन्न कारणों से कृषि दास परंपरा का अंत शुरू हो गया था। कृषि दास वो होता है कि जिन्हें खरीदा गया हो किसान को, उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में बिना वेतन के उनसे काम कराए जा रहे हों, उन्हें जब वो रुपये जो उनको कुछ कीमत दिए गए हों उनको, या कुछ वो ऋण लिए हो नहीं चुका पाते हो तो कृषि दास के रूप में कार्य करते हो, तो इन्हें कृषि दास कहा जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में कृषक यहाँ के नहीं थे, और धीरे धीरे अगर कुछ थे भी तो वो स्थिति समाप्त हो रही थी। 16वीं शताब्दी में प्रसा, हंगरी, पोलैंड, रूस, फ्रांस और स्पेन में कृषि दास परंपरा बनी रही। ग्रामीण समाज में कृषि दास की दशा जो थी विचारणीय थी। धर्म युद्ध, गृह युद्ध, राष्ट्रीय राज्यों के उत्कर्ष, महामारी इत्यादि के परिणाम स्वरूप उत्तरकालीन मध्यकाल आप समझ रहे हैं, मतलब मध्यकाल के उत्तरार्ध में, मध्यकाल अपने समापन की ओर था तो उसे उत्तरकालीन मध्यकाल कहा जाता है। पश्चिम यूरोप में कृषि के बदलाव के संकेत स्पष्ट परिलक्षित होने लगे। यह पूंजीवादी कृषि थी। सामंत कृषि को एक उद्योग के रूप में देखने लगे। परंपरागत तरीके से कृषि करने के तरीके बदल दिए गए, यानी प्राचीन रूप से जो कृषि की जाती थी वो बदल दिए गए। अब कुछ नगदी फसलें भी, कैश क्रॉप जिन्हें कहा जाता है, भी ये उपजाने लगे। सामंत अपनी जागीर में मात्र अपना जीवन निर्वाह ही नहीं चाहने लगे, बल्कि वो इससे कुछ लाभ कमाना भी चाहते थे। अब उस तरह से सामंतों की जागीर एक पूंजीवादी उद्यम बन गई। अब कृषि दास उन्मुक्त होने लगे, और जब ये अपने उद्यम बना लिए तो कृषि दास अब उन्मुक्त यानी मुक्त किए जाने लगे। वह स्वतंत्र किसान, रहनधारी या भाड़ेदार मजदूर बन गए। यानी वो कोई कृषि दास होते थे, वो दास के रूप में नहीं जिन्हें खरीदा गया हो, ऋण चुकाने के बदले में रखा गया हो, उन्हें बंधुआ बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। वे अपनी स्वेच्छा से मजदूरी पर, भाड़े पर खेती करते थे। इंग्लैंड में घेराबंदी परंपरा से भी कृषि दास परंपरा का अंत हुआ। वहाँ के जमींदार अपनी अपनी जागीरों का घेराव करने लगे। अब उन घिरे हुए मैदानों में खेती नहीं की जाने लगी, अपितु भेड़ पालन का कार्य होने लगा। भेड़ पालन के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। फलतः जागीरों के कार्य करने वाले बहुत से कृषि दास बेकार हो गए, और इस तरह से इंग्लैंड में 16वीं सदी के पहले ही कृषि दास परंपरा का उन्मूलन हो गया था। फ्रांस में तो 14वीं सदी में ही बहुत से कृषि दासों ने अपने सामंतों को धन देकर अपने को आज़ाद कर लिया था। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के में यानी मध्यकाल में किस तरह से कृषि दास परंपरा का अंत शुरू हो गया। कृषि दास उन्मुक्त होने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से जागीर जो है अपने ज़मीनों का घेराव करके उनमें पशुपालन करने लगे, और इससे मजदूरों या अधिक किसानों की आवश्यकता न रह गई और उन्हें मुक्त किया जाने लगा। बहुत सारे देशों से गरीब किसान जो थे अपने धन देकर खुद को मुक्त कर लिए। तो इस तरह से आपने देखा मध्यकाल में किसानों की क्या स्थिति रही। मध्यकाल में यूरोप के प्राय 90% जनता आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर थी। सर्दी, धूप, बारिश की चिंता किए बिना किसानों को सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता था। रोटी, मांस और चमड़ा जिनकी ज़रूरतें सारे यूरोप को होती थी, गांव से ही आया करते थे। मुद्रा की कमी के कारण संपत्ति का आकलन भूमि, पशु तथा कृषि दासों के ही आधार पर होता था। यानी मुद्रा की कमी के कारण, यानी कि जो प्रत्यक्ष जो या चल संपत्ति होता है, यानी कि जो मुद्रा जो एक्सचेंज का एक माध्यम होता है, वो उसकी कमी थी, जिसके कारण संपत्ति का आकलन जो होता था, भूमि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, पशु हो, कृषि दास हो, तो इस आधार पे उनके समाज में ये संपत्ति का उनका आकलन और उनके ओहदे का आकलन किया जाता था।
संपूर्ण समाज के लिए खून पसीना एक करने के बाद भी किसान सबकी दृष्टि में अधिक गंदा, पशुवत और कुत्सित प्राणी था। सामंतों को कृषि व्यवस्था अच्छी करने में विशेष अभिरुचि नहीं थी, लेकिन कुछ मठवासी, अब कृषि की जो भी जैसी भी स्थिति जैसे आपने पढ़ा, लेकिन सामंत जो थे उन्होंने किसी की स्थिति सुधारने में कोई कोशिश नहीं की। क्यों? लेकिन कुछ मठवासी कृषि प्रणाली सुधारने के लिए सचेत थे। उन्होंने जंगल साफ कर बड़े कृषि क्षेत्र को स्थापित किया। ये नवीन फार्म मेनरों से सर्वथा अलग थे। इनका संचालन केंद्रीभूत, ठोस और लाभ के सिद्धांत पर होता था। मठों की तरह मेनरों और गांव से निकले हुए व्यक्तियों ने भी जंगल झाड़ दलदलों को सही तरीके करके कृषि करने योग्य बनाया और इस प्रकार विभिन्न नवीन बस्तियों, नए शहरों और कृषि क्षेत्र की स्थापना किए गए। वाणिज्य व्यवसाय में प्रगति, नगर की स्थापना और लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरतों के कारण एक तरफ मुद्रा में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी तरफ दाम भी बढ़ते गए और इसका भी किसानों को पूर्ण लाभ हुआ। तो इस तरह से आपने देखा 16वीं शताब्दी में, यानी 1501 से लेकर 1599 के बीच 16वीं शताब्दी में यूरोप में किस तरह के आर्थिक विकास। इस आर्थिक विकास के सिलसिले में सबसे पहले अगर हमने चर्चा किया तो वो था कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और कृषि किस तरह से अपने धीरे धीरे उन्नत अवस्था में पहुंचने लगी। इस कृषि कार्यक्रम में किसानों और जमींदारों यानी कि सामंतों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के आर्थिक विकास के एक दूसरे भाग में जो हम चर्चा करेंगे उनमें था नगरों का विकास। कि नगरों का विकास भी आर्थिक क्षेत्र के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। रोमन साम्राज्य के उदय के समय पश्चिमी यूरोप में नगर सभ्यता विशेष रूप से विकसित हुई। नगरीय सभ्यता तो विकसित हुई। इस साम्राज्य में विभिन्न शहर और कस्बे थे। रोम इनमें सबसे श्रेष्ठ था। वाणिज्य व्यवसाय की जरूरतों ने कई नगरों को जन्म दिया। अच्छे बंदरगाह, जहाज तथा नौका चलाने योग्य नदियों और प्रमुख सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर नए नगर सहज ही उठ खड़े हुए। इटालवी नगरों में वेनिस और जिनेवा प्रमुख थे। फ्लोरेंस उद्योग, साहित्य और कला का केंद्र था। यानी कि 16वीं शताब्दी के आर्थिक विकास में नगरों के विकास ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जिस तरह से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास होता गया उस तरह से नगरों के विकास को भी बढ़ावा मिलते गया। मध्यकालीन नगर छोटे तथा सघन थे। वो साधारणतः प्राचीन गढ़, खाई, बांध, लकड़ी के बाड़े से घिरे रहते थे। जनसंख्या बढ़ने पर नगर के बाग बगीचे कम होते गए। उनकी जगह घनी बस्तियां बस गई। मकान पत्थर, लकड़ी, सखा, टहनी अथवा किसी भी उपलब्ध वस्तु के होते थे। यानी जो घनी बस्तियां बस गई तो उनके मकान जो बने होते थे वो पत्थर के बनते थे, लकड़ी के भी, सखा और टहनी डालियों के भी वो लोग किसी भी उपलब्ध वस्तु के बनते थे। अब हम चर्चा करेंगे वो जो नगर जो थे मध्यकाल में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मध्यकाल में नगर मध्यकालीन यूरोप के औद्योगिक जीवन के केंद्र थे। नगरों का औद्योगिक जीवन श्रमिक निकायों पर, यानी कि जो लेबर होते थे, लेबर बॉडी पर आधारित था। यानी कि जब औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी बड़े बड़े जो कल कारखाने स्थापित किए गए, नगरों की स्थापना की गई, नगरों में बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए गए। कल कारखाने जो थे श्रमिकों पर डिपेंड, काफ़ी हद तक मजदूरों, लेबरों पर डिपेंड था। ये श्रमिक निकाय दो प्रकार के थे, एक श्रेष्ठ निकाय अथवा शिल्प श्रेष्ठी निकाय। इनके सदस्य नगर के भूस्वामी एवं व्यवसायी थे। कई नगरों में श्रेष्ठी निकाय नगर प्रशासन के उद्योग और व्यवसाय विभाग के समान थे। ओके, तो इस तरह से नए नगरों का विकास, 16वीं शताब्दी के आर्थिक विकास में नए नगरों का विकास भी देखने को मिला। अब हम चर्चा करेंगे व्यापार और व्यवसाय। 16वीं शताब्दी में व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में किस तरह के व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिला।
मध्यकालीन यूरोप के व्यापारी घुमंतू व्यक्ति थे, यानी घूम घूम के व्यापार करते थे। वे जल या थल मार्ग पर गिरोह बनाकर, यानी कि एक ग्रुप बनाकर चलते थे और इनके पास पूंजी का अभाव होता था। ये प्राय हमेशा उधार लेकर अपना काम करते थे। व्यापारियों पर नियमित रूप से कोई कर नहीं लगता था। सामंत व्यक्ति दलालों और अन्य व्यापारियों से कुछ सामंती कर वसूला करते थे। व्यापारी वर्ग में समान वर्ग के अलावा कुछ सामंत, पादरी और राजघराने के लोग भी सम्मिलित थे। यानी व्यापारियों के सहारे अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा था। अब जो देखते हैं कि किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, तो गरम मसाला यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी। पश्चिमी भूमध्य सागर के विभिन्न बंदरगाह इससे अधिक लाभ कमाते थे। अरब, भारत तथा चीन के मसाले सीरिया पहुंचाए जाते थे। उनकी कीमत भी अधिक मिलती थी। बंदरगाहों में उपलब्ध यांत्रिक उपकरण गोल मिर्च, लौंग, गन्ना, दालचीनी इत्यादि हल्की वस्तुओं को ही रख उतार सकते थे। इन वस्तुओं की यूरोप में खपत भी पर्याप्त थी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से किन वस्तुओं की खेती की जाती थी। अब हम देखेंगे यूरोपीय नगर उद्योग के प्रमुख केंद्र होते थे और छोटे बड़े नगर में शिल्पी नगर की जरूरतों की पूर्ति और निर्यात की नियमित वस्तुओं को बनाते थे। यानी कि बड़े नगर तो बड़े बड़े कल कारखाने होते थे, लेकिन छोटे नगर थे तो उसमें शिल्पी जो होते हैं, हैंडक्राफ्ट जो बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे। छोटे छोटे नगरों में घरेलू उद्योग धंधे होते थे, छोटे छोटे वस्तुएं बनाए जाते थे, हैंडक्राफ्ट बनाए जाते थे और उन्हें बड़े बड़े शहरों में निर्यात किया जाता था। विलासिता के कारण बनाने वाले कारीगर सभी नगरों में नहीं थे, लेकिन दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाले शिल्पी जैसे कसाई, दर्जी, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, लुहार इत्यादि प्रायः प्रत्येक नगर में उपलब्ध थे। औद्योगिक कानून खदानों के कानून से कहीं ज़्यादा संकुल था। इसके द्वारा उत्पादकों, उपभोक्ताओं के हितों के सम्मान से रक्षा करने की चेष्टा की गई। नए उद्योगों का स्वरूप सब जगह एक समान नहीं था। अधिक विकसित नगरों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले शिल्पियों के अलावा बहुत अधिक संख्या में ऐसे कारीगर भी थे जो मात्र निर्यात के निमित्त ही सामान बनाते थे। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यापारियों से कच्चा माल लेकर उसे तैयार माल में बदलकर उन्हें सौंप देते और इस तरह अनेक लोग रेशम, तंबा, बुनाई, रंगाई के कार्य में लगे हुए थे। अधिकतर लोग वस्त्र उद्योग से संबंधित थे। बड़े औद्योगिक नगरों के कामगारों को कभी कभी संकटों और कार्य निषेध का सामना भी करना पड़ता था। यानी इसमें आपने देखा बड़े नगर जो होते थे, फिर मध्यम नगर, फिर नए उद्योगों का स्वरूप भी एक जगह सब जगह एक समान नहीं था। यानी जो कारीगर होते हैं तो कहीं कारीगर अधिक होते थे, कहीं कारीगर कम होते थे और कुछ विदेशी व्यापार के द्वारा कच्चे माल को लेकर उसे तैयार करके उसका निर्यात भी करते थे। तो इस तरह से आपने देखा 16वीं शताब्दी में जो व्यापार वाणिज्य थे इनको बढ़ावा मिला। अब हम देखते हैं 16वीं शताब्दी के आर्थिक विकास में बैंक का भी प्रचलन शुरू हुआ, जो अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका अदा करता है। मुद्रा का रोमन साम्राज्य में प्रचलन था। उस साम्राज्य के पतन के बाद सभी यूरोप में मुद्रा का प्रयोग होता रहा, लेकिन मध्यकाल में इसका उपयोग अधिक सीमित हो गया। केवल चांदी और सोने के मुद्राओं का ही प्रचलन रहा। चर्च ऋण देने में सबसे आगे था। व्यावसायिक ऋण भी प्रचलन में थे। गरम मसाला, शराब, ऊन, वस्त्र इत्यादि का क्रय विक्रय उधार होने लगा। वेनिस, जिनेवा एवं पीसा के बहुत से व्यापारी समुद्रिक व्यापार में अपनी पूंजी लगाने लगे। हुंडी का प्रयोग भी व्यापक रूप से होने लगा। व्यापारीगण नियमित रूप से बही खाता रखने लगे। बैंक व्यवसाय का प्रमुख पक्ष उधार देना ही था। इस कार्य में बड़े बड़े महाजन लगे थे। राजा, सामंत एवं पादरी तक इन साहूकारों से उधार धन लेते थे। साधारणतः 1 वर्ष बाद ऋण की वापसी होती थी। ऋण लेते वक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जमानत देनी पड़ती थी या बंधक के रूप में भूमि रखनी पड़ती थी। यानी कि जो ऋण लेते थे उन्हें
उनके बदले में उन्हें एक ज़मानत पत्र देना होता, एग्रीमेंट बनता था, या उनके बदले में उन्हें बंधक के रूप में भूमि दी जाती थी। यदि आप ऋण ले रहे हैं फिर आप जब चुका देंगे तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। और ये स्थिति आज भी गाँव में देखने को मिलता है। प्रायः सामंत के समान नगरवासी भी ऋण लेते थे, धार्मिक संस्थान भी कर्ज लेते थे। ब्याज की दर 10 से 15% होती थी, यद्यपि कभी कभी 5 से 24% तक भी ब्याज लिया जाता था। तो इस तरह से 16वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक विकास में बैंक का भी प्रचलन शुरू हुआ। व्यापारियों के बीच ऋण का आदान प्रदान भी होता था। तो इस तरह से आपने देखा कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास जो हुआ, किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ और किस तरह से ये अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा किए। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ये जो टॉपिक है 16वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विकास, तो ये टॉपिक लिया गया है LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट 1 के पेपर 2 राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के इतिहास जो है उससे लिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। और इसका नेक्स्ट जो होगा 18वीं शताब्दी में, 16वीं तो आपने पढ़ा, 18वीं शताब्दी में यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में भी एक लेक्चर वीडियो लेकर मैं आऊँगी। बस आप पढ़ते रहें, आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।